Hello students, welcome to our nice mathematics channel. Myself Jaya sir. Today I will discuss about the syllabus of mathematics of class 11th and first chapter that is called set. तो प्यारे बच्चों, आज मैं जया सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ 11th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने 11th में मैथमेटिक्स का चुनाव किया होगा और निश्चित रूप से आपने काफ़ी अच्छा सिलेक्शन किया है। मैथमेटिक्स जो है वह सभी सब्जेक्ट का एक तरह से कहें तो हेल्पिंग सब्जेक्ट है और इसकी मदद से आप और भी सब्जेक्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ इससे आपको हेल्प मिल सकता है और जितने भी जॉब के लिए फैकल्टीज़ हैं वहाँ भी आप मैथमेटिक्स पढ़ करके जा सकते हैं। खास करके जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। वैसे जो मेडिकल में भी जाना चाहते हैं उनको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते हैं, उसमें भी आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है तो काफ़ी हेल्प मिलता है। सिलेबस पर जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर लें। अब क्लास 11th का जो सिलेबस है, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, सभी में सेट थ्योरी का काफ़ी अहम रोल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ आप रिलेशन एंड फंक्शन में इसी में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, ज्योमेट्री में देखेंगे, बहुत जगह सेट थ्योरी का यूज़ आपको मिलेगा। इसलिए सेट का कंसेप्ट हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी। ये एक 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम जो है सेट्स। तो हम लोग जानेंगे कि ये सेट होता क्या है और इसे किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक चीज़ और बता दें हम कि जो बच्चे हमारे मेडिकल की तैयारी करते हैं या बायो से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे भी एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि मैथ ये ले करके आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ये था कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले एक्स्ट्रा में बायो नहीं पढ़ सकते, वे मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आप मैथमेटिक्स पढ़ करके एक्स्ट्रा में बायो ले करके आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग तो इसका अपना क्षेत्र है, मैथमेटिक्स का है ये है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है सेट। सेट शब्द से ही, इस वर्ड से ही आपको कुछ क्लियर हो जाता होगा। कलेक्शन, जैसे आप सुनते होंगे टी सेट, डिनर सेट, शूज सेट, तो इस तरह से कहने का मतलब कि कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ जो मैथमेटिक्स में सेट आपको पढ़ना है ये कहता है कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये हम लोगों को समझना होगा कि ये वेल डिफाइंड क्या है। तो ये सेट थ्योरी का कंसेप्ट जो है जॉर्ज कैंटूर एंड रिचर्ड डेडकिंस ने दिया है और जॉर्ज कैंटूर जो हैं वह सेट थ्योरी के एक तरह से कहिए तो फाउंडर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। तो सेट थ्योरी को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें, सेट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप के सेट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल भी इसमें हम लोग देखेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हम लोग जानेंगे, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, ये सारे तरह के सेट्स हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग बारी बारी से एनसीईआरटी के बुक्स के एक्सरसाइज को करेंगे, आर.एस. अग्रवाल के बुक के एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी इज ए ब्रांच, सेट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, दैट स्टडीज सेट्स, that studies sets which informally are collection of object, are collection of object। कहने का मतलब है कि सेट थ्योरी क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सेट का स्टडी करते हैं। और इस सेट क्या है, तो एक तरह से कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। द मॉडर्न स्टडी ऑफ सेट थ्योरी, द modern study
of set theory was initiated by George Cantor and Richard Dedekins. तो इस तरह से मॉडर्न जो सेट थ्योरी है इसके जनक जो हैं वह जॉर्ज कॉन्टूर हैं और इनका साथ हैं रिचर्ड डेडिकेंस। तो अब हम लोग सेट के बारे में सुन भी लिए कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड क्या है इसको हम लोग समझ लें फिर लिखते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या इसका कोई डेफिनेट आंसर हो सकता है? किसी के नज़र में बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, या आपको श्रीलंका का मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया का पॉन्टिंग हो सकता है। किसी के नज़र में ऐसा नहीं है, हो सकता है वीरेंद्र सहवाग हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या और भी कोई तीसरा हो सकता है। तो इसको हम वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं कहेंगे, हम वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे? जैसे मंथ ऑफ ए ईयर, द नेम ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर। तो किसी से भी उसका हम सेट को लिखने के लिए कहेंगे तो वह क्या लिखेगा? जनवरी से दिसंबर ही लिखेगा, उसमें दूसरा कोई आंसर हो नहीं सकता। तो ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे, यानी जिसका आंसर कहीं से भी किसी से भी पूछा जाए तो एक ही आंसर आए, दूसरा आंसर नहीं आए, यानी जिसका आंसर भेग नहीं हो दूसरे भाषा में, उसको हम वेल डिफाइंड कहेंगे। सबके नज़र में उसका आंसर सेम आए, जैसे कहा जाए कि सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कोई भी लिखना शुरू करेगा, जवाहरलाल नेहरू से लिखेगा और नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएगा। किसी भी आदमी से पूछा जाएगा आंसर सेम होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसी को कहेंगे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम सेट कहेंगे। सेट में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए एक सेट हम लिखते हैं, स्कूल एक लेटर हो गया, वर्ड हो गया, इसके लेटर्स का अगर हम सेट बनाते हैं तो इसमें ओ रिपीट है, 2 है, लेकिन जब इसका हम सेट लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट एक ही लेंगे, ओ एक ही बार लेंगे, 2 बार हम नहीं ले सकते। तो आइए हम डिफिनेशन इसका लिख दें सेट का। सेट इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड collection of object is called set। वेल डिफाइन, इसको अच्छे से समझ लेना है। वेल डिफाइन का मतलब हो गया जिसका आंसर डेफिनिट हो, सेम आंसर हो, आंसर चेंज नहीं हो सकता, भेग आंसर नहीं हो, इसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड, द ऑब्जेक्ट of set are called element, are called its member, or elements are called its member or elements। कहने का मतलब है कि सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे, माने जिन चीज़ों से सेट बना है उनको हम क्या कहेंगे? उस सेट का एलिमेंट कहेंगे, या उसका हम क्या कह सकते हैं? मेंबर कहेंगे। जैसे हमने एक सेट देखा, स्कूल वर्ड से सेट बनाया था, SCHOL, ये सब क्या हो गए? उसके मेंबर्स हो गए, या उसको हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। सपोज कीजिए, अब ये है कि जैसे कोई सेट लिखना है तो उसको लिखने का मेथड क्या है, ये देखिए। जैसे हम लोग अंग्रेजी के, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो ABCD है उसको कैपिटल में हम लेकर के किसी सेट को डिनोट करते हैं, उसका नाम रखते हैं। जैसे अभी ने हमने बताया, जैसे सपोज कीजिए हम वॉवेल लेटर्स का एक सेट बनाते हैं जिसका नाम हमने A रख दिया, तो सेट के एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसको कॉमा दे के लिखते हैं, जैसे AEIOU। ये हो गया एक सेट, इस सेट का नाम हो गया A। तो सेट को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के बड़े लेटर से, और उस सेट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को, ये सब हो गए एलिमेंट्स,
इसे हम क्या कहेंगे, उस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहेंगे। तो हमारे ये मेंबर हो गए और इस सेट का नाम हो गया ए। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के ही अंदर रखेंगे, ऐसा ही ये लिखा जाता है। अब है कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि A इज द मेंबर ऑफ ए, E इज द मेंबर ऑफ ए, I इज द एलिमेंट ऑफ ए या मेंबर ऑफ ए। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर A इसका मेंबर है तो ऐसे लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ A, ये है मेंबर का एलिमेंट का सिंबल। अब सपोज कीजिए B इसमें नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हुआ A इज द मेंबर ऑफ A या A इज द एलिमेंट ऑफ A, एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब हुआ B इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। ये चीज आप जान गए कि हम सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा देकर के लिखते हैं और सेट का नाम हम अंग्रेजी के जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब है कि इसको हम नोट करके लिख भी सकते हैं, इफ x इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट B देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देन इट इज डिनोटेड बाय चाहे रिप्रेजेंटेड बाय x belongs to B, and if y is not the element of B, then it is denoted by y is not the element of B। तो ये आपने सीखा कि हम किसी सेट के एलिमेंट को, देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान है मैथमेटिक्स के लिए, इसलिए घबराना नहीं है। जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट है उनको थोड़ी बहुत शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हिंदी से ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो इसका मतलब हुआ y जो है वह B का एलिमेंट नहीं है, सीधी भाषा में इसका मतलब हुआ x जो है वह B का एलिमेंट है। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि सेट को रिप्रेजेंट के 2 मेथड हैं। एक मेथड को हम कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरे मेथड को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और उससे पहले कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अंत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। इस तरह के पर डे आपको वीडियो 11th क्लास का मिलता रहेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसके लिए 2 मेथड है। एक को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरे को कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें होता क्या है ये देखिए। रोस्टर फॉर्म में होता यह है कि सारे एलिमेंट को हम हूबहू ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबल के जैसे A-E-I-O-U हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। लेकिन हम अगर इस तरह से नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। जैसे ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गया, इसी को अगर हमको दिखाना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज वॉवेल लेटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख दिए, इसी प्रॉपर्टी से डिफाइन हो गया कि जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं उसका सेट। तो ये फॉर्म हो गया टेबुलर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, बस सीधी सी बात है। तो हम उसके गुण के आधार पर, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर एक रूल वहां लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और जिस सेट में हम सारे एलिमेंट्स को हूबहू दिखाते हैं उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो
तो इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन सेट का देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। क्योंकि आज पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग इस नए चैप्टर, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर होगा। कुछ सिलेबस, बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना भी होगा, आपको मिला भी होगा, लेकिन बहुत जगह सेट थ्योरी जो है वह 9th-10th क्लास में नहीं है। पहले था पढ़ना, अब उसको हटा दिया गया है। तो आपके लिए एक नया चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी मतलब इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम कम है, काफ़ी मार्किंग इसमें अच्छा आता भी है। और इसका यूज़ आप दूसरे चैप्टर्स में भी मैथमेटिक्स के देखेंगे, बार बार सेट का यूज़ होगा। तो इसको फटाफट वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और नोट कीजिए। हम आगे के जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इस सब को डिफाइन करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह से करते हैं। एक को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं और दूसरे को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हूबहू एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं कोमा दे करके। उसी तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज से हम उसको डिफाइन करते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं कि सारे एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई कर जाएं। तो उसी को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि इन दिस फॉर्म, किस फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इट मीन्स इन द रोस्टर फॉर्म वी सेपरेट ऑल द मेंबर, वी रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट इन ए कर्ली ब्रेसेस। यानी कि रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ एक सेट ए हमने ले लिया, ए 1 2 3 4 और कोमा दे दिया। दूसरा सेट ले लिया जिसमें हमने वॉवेल लेटर्स को ले लिया, ए ई आई ओ यू, और सबको कोमा दे दिया। यानी यहाँ ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कर्ली ब्रैकेट। एंड लुक हियर, ऑल द एलिमेंट्स आर हियर। वी से दैट 1 2 3 4 are the element of set A. In this line, A E I O U are the member of set B. In set builder form में क्या करते हैं, we represent the properties satisfied by the all elements of the set. माने इस सेट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, डिफाइन करते हैं ऐसे कि सारे एलिमेंट्स जो हों वह उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ हमने एक सेट बनाया नेचुरल नंबर का लेस देन 10, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स। तो उसको हमने कैसे लिख दिया, सी एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एन इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू एन यानी एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स 10 से छोटा है, एक्स इज लेस देन 10। तो अब इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो हम 1 से कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे। दूसरा एक सेट दे दिया हमने, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 28, यानी कि 28 के जितने फैक्टर्स हैं उनका ये सेट है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टीज से इसको लिख दिए, यहाँ भी एक प्रॉपर्टीज से लिख दिए, एलिमेंट्स को नहीं दिखाए। तो इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और इसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में आज हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की चर्चा करेंगे और बाकी हम लोग फिर कल शुरू करते हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो फाइनाइट हो, चाहे वह कम हो ज़्यादा हो, वह फाइनाइट हो यानी काउंटेबल हो, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 1 लाख, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। या सेट ऑफ वॉवेल लेटर्स या सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ ए विलेज। तो ये कम हो ज़्यादा हो उसको हम काउंट कर सकते हो, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वह इनफाइनाइट होंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर,
सेट ऑफ आपका होल नंबर्स, तो ये सब बड़े बड़े सेट्स हो गए और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेड हैं, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यहाँ एक चीज और मिला आपको, एन मीन्स नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको नोट कीजिए, हम आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को का डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद कुछ सिंबल आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं नेक्स्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हाँ तो बच्चों, फाइनाइट सेट मैंने आपको बता दिया, इनफाइनाइट सेट बता दिया, उसी को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपका समय की बचत हो सके। जो मैंने कहा कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो, अनलिमिटेड हो, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे यहाँ फाइनाइट सेट है कि एन इम्प्टी सेट, अगर कोई एलिमेंट नहीं हो, इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे भी। इम्प्टी सेट या वॉइड सेट, नल सेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए ये भी है आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट बना लेकिन उसके एलिमेंट्स नहीं है सब। अब ये है कि कौन सा ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए ए सेट ऑफ द पर्सन हुज एज मोर देन 150 ईयर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति का सेट समुच जिनकी उम्र 150 साल से ज्यादा हो। तो आप बताइए, तो इस अर्थ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 150 साल या 200 साल से ज्यादा हो? तो नहीं। तो ये सेट बना लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं है, ऐसे सेट को हम इम्प्टी सेट कहते हैं। तो इम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट के अंतर्गत रखा गया है। एंड ए सेट हुज एलिमेंट्स आर फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, उसी को यहाँ फिर हमने लिख दिया कि फाइनाइट हो या काउंटेबल हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ए इक्वल टू AEIOU, बी सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ टाउन, और ऑन द अर्थ भी लिख सकते हैं, अर्थ पर भी जितने लोग हैं, संख्या से मतलब नहीं है, फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, जो भी हो उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब छोटा बड़ा से नहीं है, फाइनाइट का मतलब हो गया जिसको काउंट किया जा सके। तो ये भी हो सकता है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ टाउन या सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है, यानी इनफाइनाइट सेट को हम क्या कहेंगे, माने इनफाइनाइट मेंबर्स जिसमें हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसको दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हैं, ए सेट हुज एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट दैट इज नॉट काउंटेबल। यहाँ वही चीज है, दोनों सेम ही है, एक तरह से दोनों का थीम भी सेम है। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं हो उसी को हम इनफाइनाइट कहते हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं ए सेट हुज एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट या नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसमें जैसे 1 2 3 4 के बाद हमने डॉट मार दिया, इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएगा, और ऑल नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटेबल नहीं है। उसी तरह सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, कुछ सिंबल है उसको हम लिखवा देते हैं ताकि आगे सुविधा होगी। एन से हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यहां अब एन से नेचुरल नंबर नहीं है, एन मींस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड से इंटीजर्स, जेड से इंटीजर्स, क्यू से रेशनल नंबर, क्यू से रेशनल नंबर, आर से रियल नंबर, रियल नंबर। फिर उसी तरह से आपका जेड प्लस है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ जेड अगर है तो इंटीजर्स उसमें निगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएगा। जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस है तो निगेटिव इंटीजर्स। उसी तरह से क्यू प्लस है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, आप अपने से कर सकते हैं। क्यू माइनस है तो निगेटिव रेशनल नंबर्स। आर अगर पॉजिटिव है, आर प्लस है तो पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस है तो निगेटिव रियल नंबर। अब है कि नेचुरल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव हम नहीं देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो
n प्लस माइनस नहीं होगा, n सीधे होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, k इंटीजर्स हो गया। और होल नंबर अगर लिखना है तो w से लिख सकते हैं, w से क्या हो जाएगा, होल नंबर, इसमें भी निगेटिव नहीं आएगा, होल नंबर्स। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और चलते चलते यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा, कैसा है आपके लिए, कितना उपयोगी है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।